में इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए श्री जय नारायण मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय लखनऊ के हिंदी विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर क्षमा मिश्रा को आमंत्रित करना चाहूंगी। डॉक्टर क्षमा मिश्रा। हेलो, सर्वप्रथम मेरा सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? यस मैम। मैम थोड़ी सी धीमी आवाज है। ओके। सबसे पहले तो मैं साकेत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा विषय चुना है राष्ट्रीय वेबिनार के लिए। और इस विषय की जो सार्थकता है वो आज के समय में स्वतः सिद्ध होगी जब हम वास्तव में इस विचारधारा को, जो कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा प्रस्तुत की गई, उस विचारधारा को हम व्यवहारिक रूप में जब लेंगे अपने जीवन में, तब उसकी सार्थकता सिद्ध होगी। फिलहाल सबसे पहले मैं श्री अरविंद श्रीवास्तव जी का, जो कि कॉलेज के प्रबंधक हैं, उनका धन्यवाद करती हूँ और उन्हें बधाई देती हूँ उनके इस आयोजन के लिए। उसके पश्चात डॉक्टर नीलिमा श्रीवास्तव जी को मैं प्रणाम करती हूँ और मुझसे पहले जिन वक्ताओं ने अपने विचार इस संदर्भ में प्रस्तुत किए, प्रोफेसर रजनी श्रीवास्तव जी और प्रोफेसर आशा शुक्ला, उन सबको मेरा नमन। जितने भी हमारे वक्ता जिन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं वो सभी बहुत प्रखर और ओजस्वी वक्ता रहे हैं, विशिष्ट प्रतिभा संपन्न हैं और सुदर्शन व्यक्तित्व के धनी हैं। इसके अतिरिक्त डॉक्टर जे प्रसाद जी का वक्तव्य सुनने के लिए हम बहुत लालायित हैं और अपने आप को बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं कि हमें इस प्लेटफॉर्म पर, इस मंच पर अपने विचारों को साझा करने के लिए अवसर प्रदान किया गया कॉलेज के द्वारा। जब हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद के विचारों की और मानव निर्माण की अवधारणा की, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि विश्व में भारतीय सभ्यता और संस्कृति की उत्कृष्टता का उद्घोष करने वाले सनातन विचारधारा के पोषक स्वामी विवेकानंद महान विचारक, लेखक, अद्वितीय वक्ता और एक ऐसे मानवता प्रेमी संत हैं जिनके विचारों का अक्षय कोश हमारे पास एक अमूल्य निधि के रूप में, धरोहर के रूप में भारतवासियों के पास उपलब्ध है। और यदि हम इस कोश को सही अर्थों में अपनी भावी पीढ़ियों को सौंपें तो हम एक सुंदर भारत का निर्माण, एक सुंदर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। जब हम विवेकानंद जी के विचारों का विश्लेषण करते हैं, और अभी जैसा कि प्रोफेसर आशा शुक्ला जी ने बात की, उन्होंने समाज के एक जो शोधपरक दृष्टि के द्वारा उसका विश्लेषण प्रस्तुत किया, बहुत सुंदर था। बहुत कुछ कड़वी बातें भी सामने उभर कर आ रही थी जो वास्तव में हमारी वर्तमान स्थितियों को दर्शाती हैं। तो जब मैं उस पर विश्लेषण करती हूँ तो मैं बहुत सरल भाषा में अपनी बात कहना चाहती हूँ, और चूंकि बहुत सारे विद्यार्थी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, हाँ मैम, आवाज आ रही है। ओके। तो जब हम विवेचन करते हैं, और चूंकि इस महाविद्यालय के प्रांगण में ये कार्यक्रम हो रहा है, बहुत सारे छात्र इस आयोजन से जुड़े हुए हैं, तो मेरा जो फोकस है, एम्फेसिस है, वो इस बात पर रहेगा कि जो छात्र हैं उनका कुछ मार्गदर्शन हो सके। और मेरे वक्तव्य की सार्थकता मैं इसी में समझूंगी कि मैं जो भी आपको विचार बिंदु दे रही हूँ, आप उसको व्यवहारिक रूप में, यदि एक भी बच्चा अपने जीवन में उसको लागू करता है तो मैं अपने वक्तव्य को सार्थक मानूंगी। जब हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद के विचारों की, तो कुछ बिंदु हमारे सामने आते हैं। मैं मुख्य रूप से 3 बिंदुओं की चर्चा करूंगी। सबसे पहला बिंदु है विचार, उसके बाद दूसरा बिंदु है व्यवहार। आवाज नहीं दे रही है। हेलो 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 मैम आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। ओके, अगर नहीं भी पहुंच रही है तो धैर्य के साथ आप प्लीज मेरी बात सुनते रहिए। कुछ कुछ नेट प्रॉब्लम हो सकती है, चूंकि आयोजन है और काफी दूर हूँ मैं, तो हो सकता है कि कुछ नेट की दिक्कत के कारण कहीं कहीं आवाज फंस रही हो या नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल विचार, व्यवहार और शिक्षा,
ये 3 मूलभूत बिंदु हमारे सामने उभर कर आते हैं। और विचारों की जब बात करते हैं तो स्वामी विवेकानंद जी का ही कथन है कि जो विचार है वो व्यक्तित्व की जननी है। आप जो सोचते हैं आप वैसा ही बन जाते हैं। और वास्तव में दोस्तों, छात्रों से मैं कहना चाहूंगी कि जो भी मनुष्य जन्म लेता है उसको कुछ प्रवृत्तियां उस ईश्वर के द्वारा प्रदत्त की जाती हैं जो मानवीय प्रवृत्तियों के रूप में होती हैं। और उसमें कुछ प्रवृत्तियां ऐसी हैं जो पार्श्विक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। लेकिन ये चुनाव हमें करना है कि हम सद प्रवृत्तियों का चुनाव करते हैं या हम दुष्प्रवृत्तियों को आश्रय देते हैं या प्रश्रय देते हैं। लेकिन वास्तव में हमें किन प्रवृत्तियों को चुनना चाहिए? हमें सद प्रवृत्तियों की ओर ही जाना चाहिए, उनका ही चुनाव करना चाहिए, क्योंकि तभी तो हम मानव कहलाएंगे। और जब हम मानव निर्माण की बात करते हैं तो मानव तो वही है जो सद प्रवृत्तियों को आश्रय देता है या सद प्रवृत्तियों को धारण करता है। और अगर हम पार्श्विक प्रवृत्तियों को आचरण में लाएंगे तो हम मानव कहलाने के तो योग्य ही नहीं रहेंगे। तो सबसे पहली बात तो यही है कि हम जिन विचारों को धारण कर रहे हैं या जो विचार हमारे भीतर उत्पन्न हो रहे हैं वो कैसे हों, तो वो सद प्रवृत्तियों से युक्त हों। और दूसरी बात कि वो विचार कमजोर नहीं होने चाहिए, संकल्पित हों, एक निष्ठता, दृढ़ संकल्प के साथ, एक निष्ठ भाव के साथ, एकाग्रता के साथ उन विचारों को हम अपने जीवन में धारण करें या उनको हम अपने आचरण में लेकर आए। अब संकल्प क्या है? संकल्प सभी जानते हैं कि संकल्प वो शक्ति है जो तमाम विघ्नों के बावजूद, निराशाओं के बावजूद हमें पराजित होने से रोकती है और सफलता प्राप्त करने की ओर हमें तत्पर करती है। तो फौलादी इरादों के साथ, मजबूत इरादों के साथ, दृढ़ विचार शक्ति के साथ, संकल्प शक्ति के साथ यदि हम सत्प्रवृत्तियों को धारण करते हैं तो संसार में कोई भी शक्ति हमें कामयाबी को हमारे चरण चूमने से रोक नहीं सकती। और यदि आप समाज में या हमारे विश्व साहित्य में भी या विश्व भर में किसी भी महापुरुष की जीवनी उठाकर देखेंगे तो आप ये बात देखेंगे कि हमेशा ऐसे ही लोग आगे बढ़े हैं जिनको विपरीत परिस्थितियों ने प्रभावित करने का प्रयास तो किया लेकिन उनके फौलादी इरादों को डिगा नहीं सके। और वो उन इरादों को रौंदते हुए अपने हौसले के साथ, अपने मजबूत इरादों के साथ, विचारों में दृढ़ता और एकाग्रता को लेकर दुनिया में कामयाबी के फतेह को उन्होंने पाया और कामयाबी के शिखरों को उन्होंने चूमा। क्योंकि हार मानकर किनारे बैठे रहने वाले लोगों को कभी भी समुद्र में जो गहरे मोती मिलते हैं, जो सद्गुण रूपी मोती है, वो हमें तभी मिलेंगे जब हम उस समुद्र में छलांग लगाने का साहस करेंगे। और ये वैचारिक सत प्रवृत्तियों को धारण करना, विचारों को एकाग्र करना, मन को एकाग्र करना, ये संकल्प धारण करना, ये संकल्पित जो मनस्विता है, जो आस्था है, इसको धारण करना कोई सहज कार्य नहीं है। यद्यपि हम चाहें तो निरंतर प्रयास के द्वारा हम इसको धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो विचार है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे मनुष्य को बनाने में या मानव निर्माण की आधारशिला के रूप में हम उसको देखते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा भी है कि जो विचार है वो मानव चरित्र की आधारशिला है। तो ये तो बात हुई विचारों की। अब हम आते हैं हमारे व्यवहार पर या आचरण पर। जैसे हमारे विचार होते हैं, हमारा आचरण भी उसी प्रकार निर्मित हो जाता है। मनुष्य का जब जन्म होता है तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि हर एक व्यक्ति विशिष्ट है, और स्वामी जी का भी ये मत था कि हर व्यक्ति विशिष्ट है और जन्म के साथ ही ईश्वर के द्वारा उसको कुछ विशिष्ट गुण प्रदान किए जाते हैं जो कि कुदरत का तोहफा है उसके लिए। और कुदरत हमें जिस तोहफे से नवाज रही है ये हमारा धर्म बनता है, ये हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हम उस विशिष्टता को संजो कर रखें और उसको हम अपने हाथ से फिसलने ना दें, जाने ना दें। ये जो हमारा आचरण है, सदाचरण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे ग्रंथों में कहा गया है, एक संस्कृत का श्लोक यहाँ मैं कोट करना चाहती हूँ। वृत्तम यत्नेन संरक्षेद वित्तम आयाति याति च अक्षीणो वित्तः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हता। कहते हैं कि जो व्रत है, हमारा चरित्र है, उसकी हमें हर प्रकार से रक्षा करनी चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है।
और अगर हमारा धन नष्ट भी हो गया तो कोई बात नहीं, वो फिर से आ जाएगा, क्षीण हुआ है वो फिर आ जाएगा। लेकिन एक बार चरित्र अगर नष्ट हो जाता है तो फिर उसको पुनः निर्मित करना लगभग असंभव है। तो इस कारण सबसे बड़ी बात ये है, और छात्रों के लिए विशेष रूप से ये चीज विचारणीय है, ये विचारणीय बिंदु है। मैं अपेक्षा करती हूँ उनसे कि वो अपने विचार सत्प्रवृत्तियों युक्त रखें, सद्विचारों को अपने जीवन में स्थान दें, और उसके साथ साथ अपने भीतर उन दैवीय गुणों को विकसित करें जो कि सत्य, समर्पण, निष्ठा, साहस और विश्वास को उत्पन्न करते हैं। क्योंकि तभी हम उनका जब अंकन अपने व्यवहार में करेंगे, इन सारे गुणों को पहले तो हमें धारण करना है, और उसको जब हम अपने व्यवहार में निरंतर लाते रहेंगे तभी हम एक महान और चरित्रवान व्यक्तित्व को निर्मित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हमें मानव निर्माण की अवधारणा पर बात करनी है तो हमें मूलभूत इन तथ्यों की ओर ध्यान देना, या इन तत्वों को ध्यान देना, या इन तत्वों को मात्र ध्यान नहीं देना है, उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में अप्लाई करना है, अपनी लाइफ में हमें उसे अप्लाई करना है। इन के साथ ही जो एक और प्रेरक तत्व है, या हम जिसको कह सकते हैं एक मोटिवेशनल फोर्स जो हमारे व्यक्तित्व को निर्मित करता है, वो है हमारी शिक्षा। शिक्षा के विषय में स्वामी जी का मानना था कि शिक्षा हमारे समाज की रीढ़ है। जिस प्रकार से मानव के शरीर में रीढ़ की हड्डी का एक केंद्रीय स्थान होता है और संपूर्ण शरीर का जो संतुलन है, नियंत्रण है, वो उसके द्वारा संचालित होता है, ठीक उसी प्रकार से जो शिक्षा व्यवस्था है वो हमारे समाज की रीढ़ है। और उसके द्वारा, और शिक्षा व्यवस्था भी कैसी शिक्षा व्यवस्था की बात विवेकानंद जी करते हैं, जिसके द्वारा मनुष्यता की संपूर्णता का प्रदर्शन किया जाए, वो शिक्षा व्यवस्था ही श्रेयस्कर है, ऐसा उनका मानना था। जो दूषित विचारों को प्रश्रय देने वाली शिक्षा है, या परतंत्रता को बढ़ाने वाली शिक्षा है, या ऐसी शिक्षा पद्धति जो हमें विदेशी सभ्यता और संस्कृति के अनुकरण के लिए प्रेरित करती है, या उसका अनुकरण करके गौरवान्वित अनुभव कराती है, वो शिक्षा पद्धति वास्तव में हमारे लिए नहीं है। हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति, हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था जिसके कारण भारत को विश्व गुरु की संज्ञा दी जाती है, वो बहुत महत्वपूर्ण और इतनी दृढ़ और इतनी आधारभूत रूप में कहें तो हम यदि उसका पालन करते हैं, या उसके ही कुछ बिंदुओं को हम धारण कर लेते हैं या अपने आचरण में ले आते हैं, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत हद तक सुधर जाएगी। तो इस प्रकार से शिक्षा वो माध्यम बनती है जो हमारे मस्तिष्क के ज्ञान चक्षुओं को खोलती है, अज्ञानता के अंधकार को दूर करके हमें एक उन्मुक्त गगन में एक उन्मुक्त उड़ान भरने के लिए पंख प्रदान करती है। तो शिक्षा वो माध्यम है जो हमें उड़ने का हौसला देती है। स्वतंत्रता का मार्ग दिखाने वाली शिक्षा हमें कभी उड़ने के लिए प्रेरित कर ही नहीं सकती। इसलिए शिक्षा प्रणाली वो हो जो मनुष्य में गौरव की भावना, स्वावलंबन की भावना और आत्मविश्वास की सृष्टि कर सके। ऐसी शिक्षा प्रणाली को स्वामी विवेकानंद जी ने महत्व दिया था, और मैं आपसे भी इसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने की, और साकेत कॉलेज की जहाँ तक मैं बात करूँ, मैं इस साकेत परिवार से कई वर्षों तक मैं जुड़ी रही हूँ, और प्रतापगढ़ से भी मेरा शिक्षा के संबंध में जुड़ाव रहा है शिक्षा क्षेत्र से। तो मैंने देखा है कि वहाँ की बालिका शिक्षा को लेकर के इस महाविद्यालय के जो प्रयास रहे हैं वो बहुत स्तुत्य हैं। और स्वामी विवेकानंद भी बात करते हैं ना कि बालक और बालिकाओं को समान रूप से शिक्षा देने की, तो इस महाविद्यालय ने उनके इस विचार को व्यवहारिक रूप में रूपायित करने का कार्य किया है। बच्चों, क्षमा कीजिएगा मैं बार बार बच्चों कह रही हूँ, क्योंकि छात्र ही विशेष रूप से इस आयोजन से बहुत बड़ी संख्या में जुड़े हैं, और यदि उनका कुछ उद्धार होता है या उनको कुछ उससे फर्क पड़ता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए मैं विशेष रूप से छात्रों से ही मुखातिब होकर उनसे बात करना चाहती हूँ कि ये जो 3 बातें मैंने बताई, इसके अलावा कुछ 5 स्वर्णिम सूत्र हैं जिनकी बात स्वामी विवेकानंद जी ने की, जो सफलता के स्वर्णिम सूत्र हैं। और यकीन मानिए कि ये आपके लिए संजीवनी के समान है। खाली छात्र ही नहीं, हर एक मानव के लिए, या जितने भी लोग इस वेबिनार से जुड़े हैं, वो स्वयं अपने आप को परख कर देखें कि क्या उनमें इन 5 तत्वों का समावेश है, या वो किस हद तक अपने में इन तत्वों की उपस्थिति पाते हैं। और यदि उन्हें लगता है कि उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो वो अवश्य अपने में इम्प्रूवमेंट करके देखें,
और वास्तव में इसका परिणाम उनको पता लगेगा या उनके सामने मूर्त रूप में आएगा जरूर। युवा हमारे वर्ग, जो युवा वर्ग है उस वो ऊर्जा का ऐसा मूर्त रूप है जिसमें अपार संभावनाएं हैं। यद्यपि उनके सामने चुनौतियों का एक खुला मैदान है और उन्हें बहुत सारे अवसरों को देखना होता है, बहुत सारी चुनौतियों को सामना करना पड़ता है, परंतु आवश्यकता ये है कि हम उनकी निराशाओं को उनकी आशाओं पर हावी ना होने दें। और ऐसा करने के लिए जो गुण उनमें विकसित करने हैं, उन गुणों की यदि बात करें तो सबसे पहला गुण आता है आत्मविश्वास का, जिसे हम सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। किसी का माइक खुला हुआ है, प्लीज ये आप अपना माइक म्यूट कर लें। सेल्फ कॉन्फिडेंस ये वो तत्व है जो भयंकर से भयंकर परिस्थिति में भी हमें डिगने नहीं देता। और ये कब आता है? जब हमारा कार्यकुशलता हमारे भीतर हो और एक अभिमान, स्वाभिमान की भावना, अभिमान नहीं स्वाभिमान की मैं बात कर रही हूँ, कि इन दोनों के संयोग से ही इस तत्व को हम विकसित कर सकते हैं। और कुछ सोपान हैं जिनका अगर हम अनुकरण करें तो हम इस विश्वास को या आत्मविश्वास को दृढ़ कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि आप अपने जीवन में लक्ष्य का निर्धारण करें। हम लोग बार बार सैद्धांतिक रूप से बात करते हैं कि लक्ष्य का निर्धारण करें, लेकिन व्यवहारिक रूप में हमें देखना है कि लक्ष्य का निर्धारण हम कैसे करेंगे। तो आप अपनी गुणों को और रुचियों को परखिए और उसमें देखिए कि आपकी रुचि कहाँ है और आप उसके अनुरूप किस लक्ष्य का निर्धारण कर सकते हैं। दूसरा जो सोपान है वो कहता है कि हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करके उसकी ओर कदम बढ़ाएं, अर्थात प्रयास आरंभ तो करें, जो लक्ष्य है उसकी ओर बढ़ना शुरू तो करें। और तीसरे सोपान पर उस प्रयास में तेजी लाने की बात सोचिए। सर्वप्रथम आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, उसकी ओर प्रयास शुरू कीजिए और तत्पश्चात उन प्रयासों को तीव्रता प्रदान कीजिए। और धीरे धीरे ये तीव्रता उस हद तक जानी चाहिए जहां आपको उस कार्य के अतिरिक्त और कुछ सुझाई ही ना दे और सिर्फ आप उस कार्य में ही पूरी तरह से डूब जाए। और अब तब देखिएगा कि आप में जो आत्मविश्वास है वो किस तरह से कूद कूद कर भर जाता है। एक दूसरा तत्व जिसकी बच्चों हम बात करना चाहते हैं या आप सबसे मैं बात करना चाहती हूँ वो है आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंस। आजकल हम लोग आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं कि कोविड का जो ये समय चल रहा है उसमें हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। और वास्तव में ये इस समय ने हमें सिखा दिया है कि हम यदि दूसरे पर निर्भर रहते हैं तो हमारी क्या स्थिति और क्या दशा हो सकती है। इसलिए खुद पर निर्भर रहो, यही श्रेयस्कर है। और यही बात मैं सभी से कहना चाहती हूँ। और एक शेर है जिसमें जो शायद आप सबने सुना होगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो आप इतने निर्भर हो जाइए, स्वयं में इतने समर्थ हो जाइए कि दूसरों को आपसे पूछना पड़े। आप दूसरों पर निर्भर ना हो, क्योंकि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम किसी और से अपेक्षा नहीं कर सकते। काम हमें खुद करना है, कदम हमें खुद बढ़ाना है और इसके लिए हमें धैर्य रख करके अपने प्रयासों को तेजी देनी है और तभी हम अपने सफलता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इनके पश्चात जो एक तत्व आता है जिसे हमें या गुण हम कह सकते हैं कि जिसे हमें विकसित करना है वो आत्मज्ञान, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस क्या है? अपने आप को जानना। भले ही हम सर्वगुण संपन्न हो जाएं, अपने अहंकार को जीत लें या फिर हम परिणाम के लिए चिंता मुक्त हो जाएं, लेकिन फिर भी हमें हर क्षण जागृत रहना है। और कहीं पर भी एक छोटी सी गलती हमें चूक जो है वो हमें गलत परिणाम या हमें ऐसे परिणाम, गंभीर परिणाम दे सकती है। हम देखते हैं कि जिस प्रकार से समुद्र का पानी है वो पूरे वेग के साथ जहां पर भी उसको छिद्र दिखता है वहां घुसता है और वहां पर खाड़ी का निर्माण कर देता है। तो ठीक इसी प्रकार से जो मनोवेग है हमारे, जो मनोविकार हैं हमारे, वो हमारे मन की धरती पर पूरे वेग के साथ आघात करते हैं। और यदि कहीं पर भी कोई छिद्र छूट गया तो फिर हमें इसका पक्का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें उस छिद्र को छूटने नहीं देना जहां से हमारे मनोविकार हमारे क्षेत्र में या हमारे मन के क्षेत्र में प्रवेश कर जाए। क्योंकि जब हम आत्मज्ञान को समझ लेंगे कि क्या है आत्मज्ञान या आत्मदर्शन को जान जाएंगे, तभी हम इस खतरे से दूर रह सकते हैं।
और जब आत्मज्ञान की बात करते हैं तो स्वामी जी का एक कथन सामने हम रखेंगे जिसमें वो कहते हैं कि जागो, उठो और ज्ञान प्राप्त करने तक प्रयासरत रहो। तो जो जागने की बात कहते हैं, ये कार्ल गुस्ताव जंग एक बहुत बड़े विचारक हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो बाहर नजर दौड़ाता है वो सिर्फ सपने देखता है, और जो अपने भीतर झांकता है वो ही जागृत है। तो हमें अपने भीतर झांक कर देखना है, आत्मज्ञान, स्व का ज्ञान प्राप्त करना। क्योंकि मन की जो शक्ति है, हमारी जो आत्मा की शक्ति है, वो बहुत महत्वपूर्ण है और सूरज की किरणों की भांति है, जो अगर केंद्रित हो जाए तो उसका जो प्रकाश है वो बहुत तीव्र प्रकाश होता है। और इसके लिए कैसे करेंगे आत्मज्ञान को विकसित? तो बहुत सारी पद्धतियां हैं। ध्यान के द्वारा हम इसको विकसित कर सकते हैं, या ध्यान के द्वारा हम इसका विकास कर सकते हैं। और इसके अलावा मनोविज्ञान में अनेक प्रकार की पद्धतियां हैं। हु एम आई एक टेस्ट है, या एक ऐसा आधार है जिसमें आप स्वयं से पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, और आवाज आपको इनर सेल्फ देता है, आपको अंतरात्मा से आवाज आती है कि आप क्या हैं। तो वो जो आवाज है वो सिर्फ आपकी अच्छाई ही नहीं बताती, वो आपकी बुराइयां भी बताती है। और इस प्रकार आप उचित और अनुचित में विवेक करते हुए जो अच्छे गुण हैं उनके विकास की ओर बढ़ सकते हैं और आत्मज्ञान को सार्थक कर सकते हैं। एक और तत्व है जो है आत्म संयम। सफलता का ये जो सूत्र है ये बहुत महत्वपूर्ण है आज के समय में। जैसे कि अभी प्रोफेसर आशा जी ने बताया था कि समाज में हम देखते हैं कि इतने आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, हर तरफ अपराध बढ़ रहा है, और मुख्य रूप से स्त्रियां उसका शिकार या बालिकाएं उसका शिकार हो रही हैं। हम यदि इनके मूल में जाकर देखें तो हमें कहीं ना कहीं आत्मसंयम का अभाव दिखाई पड़ता है। खाली हम इस तरह के स्त्री संबंधित अपराधों की बात ना करें, जो चोरी है या और दूसरी तरह के अपराध हो रहे हैं समाज में, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं मूल में आत्मसंयम का अभाव है। यदि हम अपनी इंद्रियों का निग्रह कर लेते हैं, मन को एकाग्र कर लेते हैं, तो इस प्रकार के अपराधों की संख्या में बहुत हद तक कमी हो सकती है। जब हम अपने घर को साफ करते हैं, कूड़ा करकट रोज हटाते हैं, तो क्यों नहीं हम अपने मन को रोज साफ करते हैं, या मन के फर्श को हम क्यों नहीं साफ करना चाहते? तो आत्म संयम रखिए, धैर्य अनुशासन के साथ आप अपना जो लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं उस तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। अनुशासन भी बहुत महत्वपूर्ण है। लक्ष्य के निर्धारण से लेकर लक्ष्य की प्राप्ति तक अनुशासन एक पुल का कार्य करता है, और ये वो पुल है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाता है। अंतिम जो एक 5वां स्वर्णिम सूत्र हमारे सामने आता है वो है आत्म त्याग। ये जो तत्व है, ये परोपकार या मानव हित कल्याण के लिए अपने स्वार्थ का त्याग करना, ये बहुत सहज नहीं है। इसके लिए हमें बहुत साहस की आवश्यकता होती है। और स्वामी जी जैसे लोग हमारे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण हैं जिन्होंने आत्म त्याग करके संपूर्ण मानवता के हित में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। विद्यार्थियों की स्पेशली जब बात करें हम, तो उनको क्या त्यागना है? उनको सुख त्यागना है, क्योंकि विद्यार्थी को सुख नहीं मिल सकता। हमारे यहाँ एक श्लोक में कहा गया है कि सुखार्थिना कुतो विद्या, विद्यार्थिना कुतो सुखम। सुखार्थी को विद्या नहीं मिल सकती और विद्यार्थी को सुख प्राप्त नहीं हो सकता। तो इस तरह से हमें अपने जीवन में जो लक्ष्य प्राप्त करने हैं या जो लक्ष्यों का निर्धारण करना है, उसके लिए हमें इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। विचार हमारे सुंदर हो, व्यवहार हमारा, आचरण हमारा पवित्र हो, शिक्षा हमारी ऐसी हो जो हमें हमारी संस्कृति और सभ्यता से जोड़ती हो, और जहां कहीं भी शारीरिक, बौद्धिक या आध्यात्मिक रूप से हमें कमजोर करने वाले विचार हैं, उन विचारों को हम त्याग दें। तो इसलिए मैं आप सबसे बस यही कहना चाहती हूँ कि बी पॉजिटिव, बी फर्म डिटरमाइंड, फाइंड योरसेल्फ एंड बी कॉन्फिडेंट। और ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंधी दौड़ में जिस तरह से हम आज दौड़ते चले जा रहे हैं कि हमें अपना लक्ष्य का निर्धारण करना ही नहीं आ रहा। हमसे किसी ने कुछ कहा, हमारे माता पिता की, परिवार की जो अपेक्षा है, हम उसके अनुसार ही अपने आप को बस अंधी दौड़ में भागते चले जा रहे हैं। उससे हमें दूर हटना है, क्योंकि तभी हम एक वास्तविक मानव चरित्र का, एक सुंदर मानव चरित्र का निर्माण कर सकेंगे, जब हम अपने फैसले लेने में अपना खुद का योगदान रखेंगे। तो इसलिए मेरा बस आपसे यही निवेदन है कि हमने जिन बातों पर चर्चा की है आज, या जिन बातों पर अभी मैंने प्रकाश डाला, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप सब उसको अपने व्यवहारिक जीवन में उसको आत्मसात कर लें। और यही हमारी स्वामी विवेकानंद जी के विचारों और दर्शन की जो कोश है हमारा, उससे हमें एक ऐसा दाय हमें मिलेगा कि जिससे हमारा जो भारत है वो सदैव से इस
संपूर्ण विश्व में एक आदरणीय पद पर प्रतिष्ठित रहा है, और उसकी प्रतिष्ठा और उसकी गरिमा को हम और अधिक गौरवान्वित कर सकेंगे, तभी हमारा जीवन सार्थक हो पाएगा, तभी हम एक अच्छे मानव के रूप में इस संसार में उपस्थित होंगे। यहीं पर मैं अपनी बात को विराम तो नहीं दूंगी, कहूँ स्थगित करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आप सब मेरे विचारों से लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साकेत कॉलेज को, और जितने भी लोग इस आयोजन से जुड़े हैं मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर मिश्रा जी, आपने अपने विचारों से हमारे श्रोताओं का ज्ञानवर्धन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद ही मैं बताना चाहूंगी कि हमारे बीच दिल्ली से सामाजिक कार्यकर्ता मिस्टर अभिषेक रंजन जी उपस्थित हैं, जिन्होंने अल्प समय में ही शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। मैं उनका स्वागत करना चाहूंगी। और इसकी